हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को किस प्रोसेस के थ्रू आप अटेम्प्ट करें ताकि बिना कंफ्यूजन आप हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स को आप विद इन टाइम में राइट ऑप्शन या राइट सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकें। जैसे कि आप जानते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने के लिए हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। जब हम फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई करने से कभी कभी गलत सॉल्यूशन आ जाता है या गलत ऑप्शन आ जाता है और कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, बीच में छोड़ देते होंगे। क्या रीजन होता है कि यदि आप फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपका इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का रॉन्ग ऑप्शन आएगा। और यदि इसी फॉर्मूले को इसकी टर्म्स और कंडीशन जो आपको डेरिवेशन के थ्रू जो फॉर्मूला मिलता है तब आपको टर्म्स और कंडीशन अपने आप क्लियर होती है, यदि आप उसे अपने आप प्रॉपर कंसेप्ट को अप्लाई करके जब आप फॉर्मूले को अचीव करते हो। तो अप्लाई इस टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको इस प्रॉब्लम का राइट ऑप्शन या राइट सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और यदि आप टेक्निक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये आपका राइट ऑप्शन विद इन 20 सेकेंड में आपको मिलेगा, जिसके माध्यम से आप टॉप रैंक IIT एंट्रेंस में, नीट एंट्रेंस में आप ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने एज एग्जाम्पल लिया कि यदि आप v = u + 80 को अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप या राइट ऑप्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला फिजिक्स का है। और जब ये फॉर्मूला फिजिक्स का है तो फिजिक्स मींस फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज मींस वेक्टर एंड स्केलर। इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ क्वांटिटीज वेक्टर होंगी और कुछ क्वांटिटीज स्केलर होंगी। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई फॉर्मूले में करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई वेक्टर ऑब्लिक स्केलर क्वांटिटीज in left hand side oblique right hand side of formula। अब यहां पर आप देखें, मैं यहां पे ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं यहां पर इसको उसी के साथ अप्लाई करने का पहला स्टेप को मैं समझा रहा हूं। यहां पर आप देखिएगा वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन है, वेलोसिटी है, u है एंड एक्सेलरेशन है, जबकि स्केलर क्वांटिटी जर्नी ऑफ टाइम t। अब कहेंगे पहचानने के बाद क्या करना है, तो अब देखना है जो जो वेक्टर क्वांटिटीज है
यहां पे वेक्टर क्वांटिटीज v और u और a है, तो इनके लिए बिकॉज इनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, डेफिनेट डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तो पॉइंट आता है कि आप डायरेक्शन का ध्यान किस तरह आप रखें, क्या वो स्टेप है। तो पॉइंट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम जिसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम किस डायरेक्शन से सॉल्व होगी। मान लीजिएगा यह प्रॉब्लम मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन की है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की है, इसका मतलब वो प्रॉब्लम इस वाली डायरेक्शन से सॉल्व होगी। मान लीजिएगा आपने इसको स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका, तो ये मोशन ऑन वर्टिकल लाइन की प्रॉब्लम है। आपको ये पता चल गया मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम है, तो इसमें दो डायरेक्शन आपके माइंड में आएंगी, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब है इन दोनों डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन को अपने अनुसार पॉजिटिव आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, इससे आपने हटा दिया। अब आप देखना पड़ेगा कि जो जो वेक्टर क्वांटिटीज प्रॉब्लम में दी हुई है, यहां पे v भी दिया, u भी दिया, a भी दिया। अब v की जो डायरेक्शन दी है वो प्रॉब्लम में ये गिवन है, ये गिवन मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। u इस तरीके से गिवन है और एक्सेलरेशन आपका इस तरीके से ये गिवन है। वेलोसिटी भी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी दी है, इनिशियल वेलोसिटी भी प्रॉब्लम में दी है, एक्सेलरेशन भी बॉडी का दिया है, लेकिन डायरेक्शन इस तरह दी है। लेकिन प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की है, तो आपको ये वाली डायरेक्शन अपने अनुसार आपने पॉजिटिव ली। कुछ बच्चे राइट टू लेफ्ट भी ले सकते पॉजिटिव, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके पड़ोसी ने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो आप भी ले, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अपने अनुसार आप ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हो। कुछ लोग राइट टू लेफ्ट लेंगे, कुछ लोग लेफ्ट टू राइट लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी का आंसर एक ही आएगा। अब देखिएगा u की डायरेक्शन जो आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ली है उसी के अलोंग है, तो आप क्या ले लेंगे, u प्लस u आप ले लेंगे। इसी तरीके से आप यहां देखिए v की डायरेक्शन इसके अलोंग नहीं है, ना इसके पैरेलल है, तो हम इसके कंपोनेंट के विषय में सोचेंगे। कंपोनेंट इसका एक v cos थीटा होगा और एक v sin थीटा होगा, जो आप लोगों ने वेक्टर में कंपोनेंट करना सीखा होगा। तो यहां पर आप देखते हैं v cos थीटा जो कंपोनेंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, जबकि v sin थीटा कंपोनेंट का इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से v की जगह अब बिकॉज इसी डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, इस वजह से क्या लेंगे, v की जगह अब प्लस v cos थीटा लेंगे, ना कि v लेंगे जो प्रॉब्लम में दिया है वो वाला हम नहीं लेंगे। यदि आपने वो लिया तो ऐसा नहीं आपका आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो गलत आएगा, और एक सवाल गलत होने से 5 नंबर का अंतर आता है। लगता है -1 नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको लगता है कि -1 का इफेक्ट पड़ता है, नहीं, एक सवाल गलत होने में सीधे 5 नंबर का अंतर आता है। जो बच्चा सिलेक्शन हो रहा है, आपका भी हो रहा है, रैंक में एक सवाल गलत होने से 5 नंबर का अंतर आ जाता है। अब यहां पर देखिएगा एक ही बात करते हैं हम, एक ही कंपोनेंट करना पड़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन के अलोंग नहीं है, ना ही इसके पैरेलल है। तो यहां पर आएगा a cosine ऑफ अल्फा और यहां पे आएगा a sin अल्फा। अब देखिएगा इस वाले कंपोनेंट का इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसे हम नहीं लेंगे, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो यहां पर a sin अल्फा लेकिन इस डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, इस वजह से हम इस डायरेक्शन को
इस डायरेक्शन में राइटवर्ड करने के लिए इसके एरो को रिवर्स करना होगा, मतलब है इसके आगे नेगेटिव साइन लेना होगा। इसका मतलब एक ही जगह हम लेंगे -a sin अल्फा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है और कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है, और जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं उनमें आपको डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्शन का ध्यान कैसे देंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे यह प्रॉब्लम किस डायरेक्शन से सॉल्व हो रही है। मान लीजिएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सॉल्व हो रही है तो इसमें एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लो अपने अनुसार। फिर जो गिवन वेक्टर क्वांटिटीज है उनकी डायरेक्शन आप देखें, क्या जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की है पॉजिटिव उसी डायरेक्शन के अलोंग है कि नहीं है। जो है उसे आप पॉजिटिव ले लो, जो उसके अपोजिट है उसे आप माइनस में ले लो, लेकिन जो उसके अलोंग नहीं है तो आप उसका वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो उसके अलोंग आएगा। कभी कभी कोई कंपोनेंट आता भी नहीं है इसके अलोंग तो आप उसे जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमने पहला स्टेप आपके साथ शेयर किया है। सेकेंड स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अननोन डिसाइड करते हैं। मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही है, उसकी स्पीड बताइए। तो उसकी स्पीड को आप फाइंड आउट या डिफाइन करने के लिए आप उसे ऑब्जर्व करेंगे कहीं ना कहीं से। मान लीजिएगा आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने घर की बालकनी में खड़े होके, तो घर की बालकनी एक फ्रेम है। इसी तरीके से आपके फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया स्कूटी चलाते हुए, तो स्कूटी एक अलग फ्रेम है। या आपके तीसरे फ्रेंड ने उसी वर्ड को ऑब्जर्व किया ट्रेन में बैठ कर ट्रेन मोशन कर रही है, वो एक अलग फ्रेम है। इसका मतलब है फिजिक्स में जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका मतलब है उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी पड़ेगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की यदि मैं बात करूं अब आप देखिएगा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से आप वर्ड की वेलोसिटी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है या एक्सेलरेशन वेक्टर नॉन जीरो भी हो सकता है। दो आइडिया आपके माइंड में अराइज होंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हो सकता है आप जिस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ऑफ जीरो वेक्टर। यदि मान लीजिएगा आपका फ्रेम का एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल है तो आप उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और मान लीजिएगा आप जिस फ्रेम से स्पीड ऑफ वर्ड को डिफाइन करने जा रहे हैं वो यदि उसका एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो वेक्टर के इक्वल नहीं है तो यू कैन से एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहां पर आप देखिएगा अब इसको मैं डिसाइड करता हूं एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज डिफाइंड एज अ टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इट मींस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस
इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट मींस, अब देखिएगा यहां पे एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो हो सकता है, जीरो वेक्टर के इक्वल हो सकता है दो केसेस में, जब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि मतलब है दोनों इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर हो, या दोनों आपस में वेक्टर बराबर हो। मतलब है कि वी फाइनल वेक्टर इक्वल टू इनिशियल वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर विल बी इक्वल टू ऑफ जीरो वेक्टर, या वी वेक्टर वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल वेक्टर इक्वल टू वी वेक्टर, तो भी आपका एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो होगा। यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ऑफ जीरो, इट मींस आपका फ्रेम एट रेस्ट पर है, और इसका मतलब है कि आपका फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर से मोशन कर रहा है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर देते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यदि हमने 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी रखी तो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। नहीं, डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो सकता है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के चेंज होने से वेक्टर चेंज हो सकता है। तो इस वजह से यहां पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रखना है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रखना है। यदि किसी फ्रेम का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब उस फ्रेम का एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है। इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस होगा। और यदि हम और साफ बात करें तो नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू ऑफ जीरो फॉर द डिस्कशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब है वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट पे, हो सकता है डायरेक्शन की वजह से आए, हो सकता है मैग्नीट्यूड की वजह से आए, हो सकता है दोनों की वजह से आए, राइट। अब मैंने आपको ये बात बता दी, ठीक है। अब मैंने एक सवाल आपसे पूछा, इसको अब इसका यूज देखते हैं, कैसे हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। मैंने आपसे कहा कि आप जो है ट्रेन में बैठे, ट्रेन एक फ्रेम है। अब ट्रेन रेस्ट पर है, रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, रेस्ट पर है, इसका मतलब ट्रेन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस हो गई। अब ट्रेन मोशन कर रही है। अब मोशन जब करेगी तो आप कहोगे कांस्टेंट वेलोसिटी से जब मोशन करेगी तो क्या वो इनर्शियल हो जाएगी? देखते हैं इस बात को। यहां पर आप देखिए, जब आप अपनी स्कूटी ही चलाते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रेन की वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आता है तो एयर जो होती है आपको अपोज करती है, इस गाड़ी को अपोज करेगी। यदि आप इसी फेस, आपका फेस गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में यदि आपका फेस है तो गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होने से हवा भी तेजी से लगने लगती है। मतलब एयर जो है वो आप पर, इस गाड़ी पर फोर्स लगा रही है, अपोज कर रही है। जो स्पीड आपने बढ़ाई, ट्रेन की स्पीड बढ़ी, ये भी बढ़ गया। यानी कुल मिला के जो ड्रैग है, एयर ड्रैग जो है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट है, बिकॉज हम इसके द्वारा इक्वेशन बना रहे हैं। इस वजह से माइनस साइन लेना पड़ेगा ताकि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो जाए। तो आप देखिएगा कि यहां पे जो ड्रैग फोर्स जो आएगा, जिसकी वजह से भले ही आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है लेकिन ड्रैग फोर्स के अकाउंट में होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। यानी कि मैं इस बात पर, क्योंकि हमने इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस उस फ्रेम को बोला है जिसका नेट एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब ड्रैग फोर्स के अकाउंट के आने से
या ड्रैग फोर्स को अकाउंट में लेने से नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा जब भी कोई फ्रेम रेफरेंस मोशन में होगा, क्योंकि हवा लगेगी, ड्रैग फोर्स अकाउंट में आएगा। इसका मतलब जो फ्रेम रेस्ट पर है वो ही फ्रेम इनर्शियल होगा, और जो फ्रेम मोशन कर रहा है इसका मतलब उसका नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब मैंने आपसे कहा कि आप ट्रेन में बैठिए, आप ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में जब आप बैठ गए, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, तो आपका जो ट्रेन है वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। लेकिन जब ट्रेन चलने लगेगी तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस फील कीजिएगा। ट्रेन चल रही है, मैंने आपसे पूछा कि आप बाहर ऑब्जर्व करके बताइए जो खेत खलियान है वो आपको कैसा फील हो रहा है। तो आप बाहर जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि वो मोशन कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। आप कहां से देख रहे हैं? ट्रेन से। इस समय ट्रेन कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल है। अब आगे जाके ट्रेन खड़ी हो गई। अब जब खड़ी हुई फिर मैंने आपसे पूछा उस समय ट्रेन कौन सा फ्रेम है? क्योंकि खड़ी है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो इसका मतलब जब आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो खेत खलियान है मोशन नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पर है। इसका मतलब है जब आप प्लेटफॉर्म पे उतर आए, फिर आपने देखा खेत खलियान रेस्ट पे। अब दोनों में कंपेयर करते हैं, इनर्शियल फ्रेम और रेफरेंस से ही लग रहा है रेस्ट पे है, नॉन इनर्शियल से लग रहा है खेत खलियान देहरादून के आपके बिहार जा रहे हैं। अब आप देखिए दोनों में अंतर देखिए, रियलिटी क्या है? मोशन कर रहे हैं कि रेस्ट पे है? तो आपका आंसर होगा रेस्ट पे है, वो मोशन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब रियलिटी आपको कहां से फील हो रही है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राउंड भी इनर्शियल है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे आपको रियलिटी फील होगी, या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल है। यदि आप किसी बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी देखना चाहते हैं, एक्चुअल एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, एक्चुअल टाइम ऑफ जर्नी देखना चाहते हैं, तो आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कहेंगे कि नॉन इनर्शियल से जब एक्चुअल नहीं फील हो रहा है तो क्या फील होगा? वो रिलेटिव फील होगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि आपको सवाल में यदि एक्चुअल पूछा है तो आपको अपने आप यह आइडिया अराइज हो जाना चाहिए कि हमें ग्राउंड से देखना है। यदि आप नॉन इनर्शियल से देख रहे हैं तो आपका आंसर एक्चुअल में नहीं आएगा, आपका आंसर रिलेटिव में आएगा। इसलिए यहां पर आप सबसे पहले किसी प्रॉब्लम में जो अननोन है वो आप देखें कि वो किस फ्रेम के रिस्पेक्ट पे पूछा है, कि एक्चुअल पूछा है कि रिलेटिव पूछा है। ये आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा एज पर ऑफ सेकंड स्टेप। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में पहले आपसे बोला आप दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते जब आप बारिश की स्पीड को आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? एक्चुअल की रिलेटिव। जब आप दौड़ते हुए देखेंगे तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड ऑफ रेन का आंसर देंगे। लेकिन जब आप रेस्ट पर हैं और खड़े होकर जब बारिश की स्पीड देखेंगे तो आप एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन देखेंगे। यदि मान लीजिएगा एक पुलिस वाला दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते एक चोर है वो भी दौड़ रहा है, उसने अपने ट्रिगर से पिस्टल से ट्रिगर को दबाया पिस्टल की और बुलेट को फायर किया। कह रहा कितने टाइम में वो बुलेट जो है चोर को लगेगी। अब आप देखिए दौड़ते दौड़ते उसने पिस्टल से बुलेट फायर की, मतलब कहां से फायर हुई? नॉन इनर्शियल से। इसका मतलब जब बुलेट चोर को लगेगी तो वो टाइम रिलेटिव होगा। अब यहां पे देखिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। आपको जो टाइम यदि रिलेटिव निकालना है, ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपसे सवाल में रिलेटिव पूछा है कि एक्चुअल पूछा है, या जो टाइम जो अननोन है वो किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट पे पूछा है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद जब ये रिलेटिव पूछा गया है
तो आप ध्यान रखना जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये सभी की सभी रिलेटिव होनी चाहिए। ये रिलेटिव, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी, रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। यदि टी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे पूछा है तो एक्सेलरेशन भी हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे लेना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे लेनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे लेनी पड़ेगी। अब सवाल में क्या होगा, सवाल में ना तो रिलेटिव दिया होगा और ना ही वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे दी होगी। आपको यदि टी एक्चुअल पूछा है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे लेना पड़ेगा। यदि नहीं दिया है तो कन्वर्ट आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू करना पड़ेगा, तभी आप यहां पर पुट करेंगे, तभी आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि सबसे पहले सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अननोन। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो रिलेटिव पूछ रहा है कि एक्चुअल पूछ रहा है या जो अननोन है वो किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट पर पूछ रहा है। फिर उसके बाद आप देखिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टेक ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल गिवन फिजिकल क्वांटिटीज with respect to common frame of reference, common frame of reference as unknown, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अननोन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सिमिलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट पे ही लेनी पड़ेगी। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहां पर ही देखिए दो पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आपको कंफ्यूजन भी होता है। यदि आप इन दो पॉइंट के थ्रू ध्यान रखते हुए यदि आप करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे वो जेई एडवांस का सवाल हो, चाहे जेई मेन का सवाल हो, चाहे नीट का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे यूपीएससी का एक सवाल हो। थर्ड स्टेप है जो सभी बच्चों को आता है, लेकिन क्या होता है आते हुए भी उसे नेग्लेक्ट करते और गलत हो जाता है। आपके जो अननोन है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट ली गई है, कंसीडर की गई है, यानी कि सीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया है, तो सभी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को सीडीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिटन विद रिस्पेक्ट टू कॉमन यूनिट सिस्टम, यानी कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज are written with respect to common unit system। इसके अकॉर्डिंग यदि आप तीन, फिर फोर्थ स्टेप आता है अप्लाई फॉर्मूला in the problem by keeping above 3 points in your mind, तो आपको राइट ऑप्शन और राइट सॉल्यूशन मिलेगा। यदि आप इन 3 पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और इस
स्टेप के और प्रोसेस के थ्रू फिजिक्स के किसी भी चैप्टर का सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो बिना कंफ्यूजन आप राइट ऑप्शन या राइट सॉल्यूशन विद इन टाइम में आप एक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।